हरे कृष्णा आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा पहला सा टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग रेडी रहिए कॉपी एंड पेन लेके और एक प्यारी सी हेडिंग डालिए थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। और फिर उससे पहले हम लोग कुछ इसका इंट्रो ले लेते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसे आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपके ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलती हैं, उनके टायर जो होते हैं चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू और व्हीकल्स के कंपैरिजन उनके जो चक्के होते हैं वो चौड़े होते हैं, व्हील चक्के चौड़े होते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि एक आपने नाइफ लिया है, यानी कि एक चाकू लिया है, उसका जो धार होती है, एज जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है। क्यों? या फिर आपने देखा होगा वो रेगिस्तान में चल लेते हैं, क्यों? या फिर आपने और सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि आप जब भी कोई नेल को दीवार में जब भी पिन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आप उसके जो उसका नुकीला साइड होता है उसको पिन करते हैं, ना कि उसके जो जिस पे हम लोग फोर्स करते हैं उसको पिन करते हैं। ये बेसिक जो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, वहां पर हमारा प्रेशर एंड थ्रस्ट का एप्लीकेशन यूज होता है। इसीलिए हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर बेसिकली आपने देखा होगा आप डे टू डे लाइफ में फील करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी हमको दिमाग का प्रेशर हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल प्रेशर हो गया। तो वो प्रेशर आपको हर एक रूप में प्रेशर आपको परेशान करके रखा है। तो फिजिक्स के रूप में आ गया प्रेशर परेशान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर थ्रस्ट जो है ये आपको परेशान नहीं करे, इसलिए मैं आपको बताने आ गया हूँ। तो अब एग्जांपल ले, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमने एक ले लिया, हमने एक बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, हैंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हैंग कर रहा हूं। तो मैंने एक नेल ली, कीली, और एक लिया मैंने हैमर। अब इसको हैमर से ऐसे नेल को डिप कर रहा हूं, या फिर मैंने ये सॉफ्टनेस है जिसको मैं हैंड से थंब से ऐसे प्रेस कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, मैं इसके परपेंडिकुलरली प्रेस कर रहा हूं। यानी कि कभी आपने ऐसे नेल को नहीं डाला। जब भी हैमरिंग करते हैं किसी भी नेल को, तो नेल को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे हैमरिंग करते हैं। इतना आपने देखा होगा। कोई ऐसे करता है क्या? नहीं ना। कोई ऐसे करता है तो नेल जाती नहीं होगी, और जाती भी होगी तो हल्की हल्की जा रही होगी, और थोड़ी सी जाती है, उसके बाद वो टेढ़ी हो जाती है। आप लोग जब हैमरिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं। हाँ, हम नहीं करते हैं। हाँ, बेसिकली आप नहीं करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा। वैसे भी घर में हैंगर्स और भी चीजें, फोटो या फिर कोई भी दीवार पे फोटो लगानी हो तो करते नहीं हो? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप हैमरिंग कर रहे हो, उस समय नेल को आप एकदम परपेंडिकुलर पकड़ते हैं। क्यों परपेंडिकुलर पकड़ते हैं? उसका एक रीजन होता है। और उसके बाद आप एग्जांपल देखते हैं कि जब भी आप कोई सैंड ले लीजिए, मान लीजिए आपका सैंड पूरी बिछा है आपके रूम में। मान लीजिए, एग्जांपल एज्यूम कर लीजिए कि आपके रूम में क्या है, पूरी सैंड बिछी है। अब आपके रूम में पूरी सैंड बिछी है और आपको मैंने कह दिया इसे चलो, तो आप उस पे जब जैसे ही खड़े होते हैं तो आपके पैर डिप हो जाते हैं। कैसे क्या हो जाते हैं? डिप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं आप लेट जाइए, आप लेट जाइए, तो आप अगर लेट गए उसके ऊपर तो आप उसके अंदर तो नहीं जाते हैं। इतनी बात ने आपने देखी होगी कि अगर आप उसके ऊपर खड़े हैं तो आपका पैर अंदर जाता है, अगर आप उसके ऊपर लेट गए हैं तो आपका पैर बॉडी अंदर नहीं जाती है। तो क्यों नहीं जाती है? रीजन तो होगा ना। अब उस समय जब आप खड़े हैं तो आपका पैर अंदर जा रहा है, और जब आप लेट गए तो आपकी बॉडी अंदर नहीं जा रही है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या आपका फोर्स कम लग रहा है? बेसिकली आपने देखा था जो फोर्स होता है हमारा वेट, कोई भी बॉडी है इसका मास होगा। मास क्या लगाता है? वेट लगाता है। अरे आपने धरती में जब खड़े हैं, अब धरती में ये आपको झेल रही है। हाँ, धरती में ये आपके भार को उठा के झेल रही है, कह रही कितना भारी है आदमी। ठीक है, अब आपका अंदर मास है। हाँ, आपके अंदर मास है। अब आपके अंदर मास है तो आपका मास धरती माता के ऊपर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो वेट कहां से? वेट उसी को तो बोलते हैं, जो फोर्स धरती माता के ऊपर लगता है उसको बोलते हैं वेट। अब ये वेट है, ये क्या है? फोर्स है। किसके कारण? मास के कारण। तो वेट के क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg होता है। ध्यान समझिएगा, अभी आपको अच्छा लगेगा एकदम। तो वेट क्या होता है आपको पता है? mg होता है। तो ग्रेविटी तो अर्थ की वही है, और आपका मास भी तो वही है। अरे आप लेट जाएं या खड़े रहें, मास तो आपको बदलने वाला नहीं है। यानी कि दोनों कंडीशन में वेट तो सेम लग रहा है।
अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक वेइंग मशीन ली और उसके ऊपर अपने आप को मेजर कर रहे हैं, आप चाहे वेइंग मशीन पे खड़े हो जाइए तब भी वो आप जितने किलो के हैं, मान लीजिए आप हैं 50 किलो के, हाँ 50 किलो के नहीं है, अरे जो भी होंगे 35 मान लेते, ठीक है 35 केजी के हैं, तो 35 केजी के आप हैं तो आप चाहे खड़े हो जाइए या फिर लेट जाइए, आपकी वेइंग मशीन वेट उतना ही बताएगी। क्यों? क्योंकि मास तो आपका वही है, ग्रेविटी भी वही है, अर्थ की ग्रेविटी सेम रहने वाली है, मास भी सेम रहने वाला है, तो दोनों से वेट क्या निकलने वाला है? सेम निकलने वाला है। इतनी बात क्लियर है? तो वेट तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो जब वेट चेंज नहीं हो रहा है बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर, तो वहां पर हम एक जगह हमारी कंडीशन ऐसी हो रही है कि हम अंदर चले जा रहे हैं और एक जगह कंडीशन है कि हम ऊपर ही। ऐसा क्यों? ऐसा देखा होगा ना आपने। तो वेट तो सेम है वहां पर, लेकिन एक में हमारा पैर डिप हो रहा है और एक में बॉडी अंदर नहीं जा रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो आपका एरिया जो है सिर्फ पैरों की एरिया होती है। क्या होती है? पैरों की एरिया। लेकिन जब आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी की एरिया आ जाती है, तो एरिया बढ़ जाती है, और उस टाइम जब आप खड़े होते हैं तो एरिया आपकी कम हो जाती है। तो एरिया बढ़ रही है, एरिया कम हो रही है, इससे क्या मतलब? दोनों केस में आपने देखा फोर्स तो सेम लग रहा है, यानी आप खड़े हो या फिर आप लेटे हो, फोर्स सेम लगेगा, बट एरिया डिफर होने के कारण जब आप खड़े हैं तो एरिया कम है तो आप अंदर चले जा रहे हैं, और जब आप लेट गए तो एरिया ज्यादा हो जा रही है तो आप अंदर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया, फोर्स, इन सब का रिलेशन क्या है? इन सब का इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना है। आपने देखा फोर्स आया बीच में, उसके बाद कैरेक्टर में कौन आया? एरिया आ गई। जब आप खड़े हैं तो एरिया कम थी तो डिप हो जा रहा था, और जब आप लेट गए थे तो एरिया ज्यादा हो गई थी तो डिप नहीं हो रहा था। अब जो कैरेक्टर में आए, दो लोग आए, कौन कौन से? एक आया फोर्स, एक आया आपकी एरिया। अब इन दोनों का कनेक्शन होता है इससे। अब कैसे होता है आइए देखते हैं। तो जो हमारा फोर्स एक्ट करता है, क्या? फोर्स। हमने देखा कि दोनों केस में फोर्स इक्वल लग रहे हैं। तो जो हमारा फोर्स एक्ट होता है किसी भी बॉडी का, जो फोर्स लगता है किसी भी सरफेस पे, द फोर्स। तो हमारा थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट की डिफिनेशन बोलते हैं द फोर्स which is acting on a surface perpendicularly, ठीक है, is called thrust, तो थ्रस्ट क्या होता है? समझ में आया डिफिनेशन से? नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये जो बोल रही है डिफिनेशन, ये कह रही है कि आप जो फोर्स लगाते हैं किस पे? सरफेस पे। अरे बालू एक सरफेस ही है ना, तो सरफेस के ऊपर आपने फोर्स लगाया। अब सरफेस के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो आपने कुछ ना कुछ सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, तो उसके कारण सरफेस में चेंजिंग आए, कभी आप अंदर जा रहे हैं, कभी आप अंदर नहीं जा रहे हैं। तो जो आप फोर्स लगाते हैं कहां? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली। अब आप तो ऐसा तो है नहीं, ये सरफेस आपका मान लीजिए बोर्ड है, ठीक है, आप अगर आपको इस पे फोर्स लगाना है तो आप ऐसे ही लगाएंगे ना, परपेंडिकुलरली लगाएंगे ना, कि ऐसे लगाएंगे? नहीं, हम ऐसे ही लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे तो फोर्स इस पे लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर नहीं लगेगा, तो फिर जब नहीं लगेगा तो आपका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। अगर जब तक आप ऐसे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आपको मतलब कुछ हुआ नहीं है। यानी कि जब आप ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप परपेंडिकुलरली सरफेस के परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री पे, एकदम ऐसे, जैसे आप सरफेस है मान लीजिए, अब ये आप मार्कर आपकी तरफ जा रहा है, अगर ये ऐसे जा रहा है ये परपेंडिकुलरली जा रहा है आपकी, अगर ये ऐसे जा रहा है तो आप तो ऐसे हैं, मार्कर ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है। अगर आप ऐसे अभी जा रहा है, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, यानी 90 डिग्री बनाता है। किससे? सरफेस से 90 डिग्री। ध्यान देखिएगा, ये सरफेस है, ये देखिए 90 डिग्री बनाया। कैसे? देखो, ये सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। कैसे? 90 डिग्री, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलरली। तो जब भी सरफेस की परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा थ्रस्ट हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। बेसिकली थ्रस्ट हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। अब जो ये थ्रस्ट लग रहा है ये फोर्स होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? सभी लोग बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप सभी लोग खुद बताएंगे इसके बारे में। तो थ्रस्ट अगर हमारा फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्या होगी? न्यूटन। ये बात सबको क्लियर है? अगर ये थ्रस्ट फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी।
अब प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट तो जान लिया हमने कि हाँ मान लीजिए हम एक बॉडी है और हमारा वेट है, तो हम वेट फोर्स लगा रहे हैं, वेट से फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ न किसी एरिया पे लगा रहे हैं, उस एरिया पे परपेंडिकुलरली जब फोर्स लगता है तो उस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा, फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं। जो फोर्स हम एरिया पे लगा रहे हैं, किसी सरफेस पे लगा रहे हैं परपेंडिकुलरली, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। उस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा अभी। अब आपने देखा कि अगर ये थ्रस्ट अगर इस पोजीशन में लग रहा है, स्टैंड पोजीशन में लग रहा है तो ज्यादा लग रहा है, तब डीप हो जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं। और जब ये थ्रस्ट ऐसे लग रहा है, जब आप लेटे हैं, थ्रस्ट तो सेम है, फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है ना, मैंने बताया। क्यों? क्योंकि वेट सेम है। जब वेट सेम रहता है तो वेट क्या है? वेट तो फोर्स ही है ना। तो जो फोर्स है आपका हर एक कंडीशन में सेम लग रहा है, चाहे आप खड़े रहें चाहे आप लेट जाए। जब आपका फोर्स सेम लग रहा है लेकिन एक में आप अंदर जा रहे हैं, एक में अंदर नहीं जा रहे हैं, तो इसमें एरिया का डिफरेंस आ रहा है। अब आप जब ऐसे हैं तो आपकी एरिया ज्यादा है, ऐसे हैं तो एरिया आपकी कम है। तो जो थ्रस्ट है ये आपका दोनों कंडीशन में क्या है? सेम है। लेकिन जब ये थ्रस्ट वेरी कर रहा है, जब थ्रस्ट वेरी नहीं कर रहा, थ्रस्ट क्या है? सेम है आपका, सेम इन बोथ कंडीशन, सेम इन बोथ कंडीशन। अब आपने देखा कि जब ये थ्रस्ट एरिया जब वेरी कर रही है, क्या वेरी कर रहा है? एरिया वेरीज, तो ये डिफरेंट इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिफरेंट इफेक्ट। तो देखा आपने कि आपका जो थ्रस्ट था वो सेम था दोनों कंडीशन में, लेकिन एरिया वेरीज कर रही थी और इसके कारण आपका क्या हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आपको मिल रहे थे। एक केस में आप अंदर जा रहे थे, एक केस में अंदर आप नहीं जा रहे थे। तो ये जो थ्रस्ट लगता है किसी भी बॉडी के द्वारा, जो थ्रस्ट अप्लाई होता है किसी भी सरफेस पे, थ्रस्ट क्या है? फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो थ्रस्ट याद रहेगा, फोर्स है हमारा। अब थ्रस्ट हमारा किसी भी सरफेस पे लग रहा है, तो सरफेस पे लगता है तो एरिया में होगी। अब हम ऐसे खड़े हैं तो एरिया कम लगा रहे हैं, अब लेट जा रहे हैं तो एरिया ज्यादा लगा रहे हैं। तो एरिया के डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो जो हमारा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, क्या? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। ये होता है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर क्या है हमारा? प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें, प्रेशर हमारा क्या है? आइए डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या है? इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला ये थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो हमने देखा कि थ्रस्ट हमारा तो फोर्स होता है, जो फोर्स हमारी बॉडी के द्वारा किसी भी सरफेस पे लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, जिसकी यूनिट होगी न्यूटन। और प्रेशर क्या होता है? वो थ्रस्ट कितनी एरिया पे लग रहा है। अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे पैरों की जितनी एरिया है उतनी दूरी पे वो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। अब मैं लेट जाऊं तो थ्रस्ट उतनी बड़े एरिया पे लगेगा। तो जब हम लेट जा रहे हैं तो एरिया बढ़ जा रही है, तो उसका इफेक्ट अलग आ रहा है। जब हम खड़े हैं तो उसका इफेक्ट अलग आ रहा है। तो दोनों में इफेक्ट आ रहा है अलग अलग, मैंने कई बार बताया इसको। तो जब दोनों में इफेक्ट अलग अलग आ रहा है तो हमारा थ्रस्ट पे जो एरिया पे लगता है, जो भी थ्रस्ट एरिया पे लगता है, अब वो एरिया बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। थ्रस्ट तो हमारा सेम था दोनों कंडीशन में। हाँ, तो जब एरिया के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया, उसी को बोल देते हैं हम लोग प्रेशर। क्या? प्रेशर। तो प्रेशर एंड थ्रस्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि थ्रस्ट हमारा फोर्स होता है और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होती है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? तो अब निकालते हैं प्रेशर की यूनिट। यहां से अगर हम देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मिला, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब आप सभी को पता है कि थ्रस्ट क्या हमारा? फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अभी हमने बताया आपको। तो यहां से अगर हम इसकी यूनिट पुट करें न्यूटन, और नीचे है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? हाँ बताओ, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की मीटर, ब्रेथ की भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर सभी को पता होगी। यहाँ पर रख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो जो हमारी फोर्स की यूनिट आती है, प्रेशर की यूनिट आती है, वो आती है हमारी क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। पास्कल, जिसको हम लोग पीए से दिखाते हैं, पीए।
ये पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे उन्होंने प्रेशर के बारे में बताया था, इसलिए उनकी इज्जत करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम लोग पास्कल एक यूनिट लेकर चलते हैं। अगर आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर की जो यूनिट आप यूज करेंगे, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। आप अगर लिखे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो तब भी सही है, अगर आपने लिखा पास्कल तब भी आपका सही है। तो बेसिकली हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में जाना, और आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर यही है। एग्जाम्पल जो मैंने लिए थे स्टार्टिंग में उसको बताता हूं वो कैसे काम करता है और इस फॉर्मूले पे प्रेशर कैसे वेरी करता है। आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको देखते हैं। हमने देखा जो प्रेशर हमारा होता है, ये हमारा होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको मैं अगर थोड़ा सा समराइज करके आपको बताऊं कि क्या क्या हम पढ़े हैं। हमने बेसिकली थ्रस्ट के बारे में पढ़ा है और प्रेशर के बारे में पढ़ा है। थ्रस्ट क्या होता है, मैं सिंपली फिर से बता दे रहा हूं कि अगर हम बॉडी एज ए मास, कोई भी मास है उसका एक वेट लगेगा, वेट जो भी फोर्स अप्लाई करता है किसी भी सरफेस पर, मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई भी मास, मान लीजिए ये बॉडी हमारी, अगर ये मास परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो होता है उसको बोला जाता है प्रेशर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हमें दिख रहा है कि अगर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट की। प्रेशर जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थ्रस्ट की। और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। एरिया को ए से लिख रहे हैं, प्रेशर को हम लोग पी से लिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब पी क्या है, थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इस बोर्ड के ऊपर, मान लीजिए मैंने इससे ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैं इस पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करूं तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। फोर्स ये क्या है, जो फोर्स मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलरली लगा रहा हूं इसको बोलते हैं थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट जो अप्लाई कर रहा हूं मैं इस एरिया के ऊपर, अगर थ्रस्ट ज्यादा अप्लाई करूंगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, थ्रस्ट कम अप्लाई करूंगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहां से अगर थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर थ्रस्ट तुम्हारा डाउन होगा तो प्रेशर भी डाउन होगा। यानी कि प्रेशर थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। एक कह रहा मैं बढ़ रहा हूं, दूसरा कह रहा मैं भी बढ़ूंगा। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। थ्रस्ट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, थ्रस्ट घटेगा प्रेशर घटेगा, दोनों साथ साथ वेरी करते हैं। बट एरिया के केस में उल्टा होता है। जब एरिया हमारी बढ़ती है तो ये क्या करती है, प्रेशर को घटाती है, और जब हमारी एरिया घटती है तो ये प्रेशर को बढ़ा देती है। इसका एग्जांपल आपने देखा है बहुत सारे, अभी जब जितने मैंने एग्जांपल लिए थे उसमें सारा जो होता है खेल इसी का होता है, किसका, एरिया का। एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इसमें हम देखें तो ये दोनों उल्टे चलते हैं। एरिया बोलती है मैं बढ़ रही हूं, प्रेशर घटने लगता है, एरिया घटने लगती है, प्रेशर बढ़ने लगता है। दोनों अपोजिट चलते हैं, दोनों अपोजिट चलते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, उस केस में साथ साथ वेरी करते हैं। अगर एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। तो इसका मतलब ये है। तो एरिया के बढ़ने से प्रेशर घट जा रहा है और एरिया के घटने से प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो जब हम ऐसे खड़े थे तो हमारी बॉडी तो वेट उतना ही लगा रही थी, यानी कि थ्रस्ट हमारा क्या था, सेम था। बट जब हम ऐसे खड़े हैं तो सिर्फ हमारी पैरों की एरिया आ रही है, यानी कि हमारी एरिया क्या है, कम। जब एरिया कम होती है प्रेशर ज्यादा लगता है, इसीलिए आपके पैर जो है सैंड के अंदर चले जाते थे। और जब आप लेट जा रहे हैं तब भी बॉडी का मास तो उतना ही है, वेट उतना ही है, यानी थ्रस्ट उतना ही लगेगा। जब थ्रस्ट उतना ही लग रहा है तो उस समय बॉडी अंदर क्यों नहीं जाती थी, क्यों, क्योंकि उस समय हमारी पूरी बॉडी आ जाती थी, यानी इतनी बड़ी एरिया आ जाती थी। जब इतनी बड़ी एरिया वर्क करती है तो एरिया जब ज्यादा होगी तो प्रेशर कम लगेगा। जब प्रेशर कम लगता है तो हम सैंड के अंदर नहीं जाते हैं। तो इसका रीजन ये था कि एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया घटेगी तो प्रेशर कम होगा। सिमिलर एग्जांपल हम लोग देखते हैं नाइफ का, यानी कि जब चाकू लेते हैं उसमें जो उसकी एज होती है वो शार्प लेते हैं। एज शार्प का मतलब कि उसकी एज जितनी पतली रहेगी उतनी एरिया कम रहेगी, उतनी एरिया कम रहेगी। जब उसकी एरिया जितनी कम रहेगी उतना प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा। ये बात आपको क्लियर लग रही है? सिमिलर एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसी भी हाउस को बनाते समय उसका बेस जो होता है उसको वाइडर बनाया जाता है। वाइडर का मतलब मान लीजिए आपका घर खड़ा है
अब इसकी बेस को हम लोग कुछ ऐसे नहीं, घर इस पे नहीं टिका होता है, एक पिलर पे नहीं टिका होता है, इस हाउस को पूरा हम क्या करते हैं, एक वाइडर बेस प्रोवाइड करते हैं, इस पे खड़ा करते हैं। तो इसका मतलब इसको क्यों यूज करते हैं और इसको क्यों यूज नहीं करते हैं, इसमें रीजन इसका है, इसका एरिया का। क्यों, देखते हैं कैसे, देखते हैं। यहां पर जो है तुम्हारा एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब यहां पर एरिया ज्यादा हो गई, तो एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। अब यहां पर प्रेशर कम लग रहा है तो जो इस पूरी बिल्डिंग का वजन है इसके ऊपर कम जा रहा है, और इस पूरी बिल्डिंग का वजन इसके ऊपर ज्यादा जाएगा। एक पिलर है और उसके ऊपर इतना वजन डाल दिया तुमने, पिलर कहां संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, ये बहुत जल्दी ही गिर जाएगी, और ये जल्दी गिरती नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका बेस क्या रखते हैं, वाइडर रखते हैं। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जो भी आप लेते हैं कि हम मान लीजिए नेल है, ये एज्यूम कीजिए नेल है, इसका जो सरफेस, ये सरफेस कम है, इसका सरफेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये सरफेस ज्यादा काफी है, ये कम है। तो हम कील को ऐसे अंदर ऐसे इसको अंदर करते हैं, ऐसे कभी देखा है नहीं, क्यों, क्योंकि जब ऐसे हम कील को अंदर हैमरिंग करते हैं तो इसका एरिया कम होता है, इसलिए ऐसे कर, इसका एरिया ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे नहीं करते हैं। जैसे ही एरिया बढ़ेगी प्रेशर घट जाएगा, और जैसे ही एरिया घटेगी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कम लगने, प्रेशर ज्यादा लगने के कारण हम लोग एरिया को घटा देते हैं, तो वैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है तो कील हमारी अंदर चली जाती है। तो किसी भी प्रेशर को दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक तो थ्रस्ट, दूसरा एरिया। थ्रस्ट बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगी, थ्रस्ट घटेगा तो एरिया घटेगी, सॉरी मैंने क्या बोला, थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, थ्रस्ट घटेगा तो प्रेशर घटेगा। और एरिया कैसे डिपेंड करता है, अपोजिट, एरिया बढ़ी तो प्रेशर घटा, और एरिया घटी तो प्रेशर बढ़ा, यानी ये दोनों उल्टे चलते हैं और थ्रस्ट के साथ सीधे सीधे चलता है। बस इतनी सी बात थी इन दोनों टॉपिक्स में। तो आइए इसके एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसके न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपका बॉक्स है, ये आपका 3D बॉक्स है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट दी है, ये दी है 40, और इसकी जो ये बेस दी है ये दी है 20, और इसकी जो ये लेंथ दी है वो दी है 10। बात क्लियर है। अरे एक बॉक्स ले लो, उसकी जो बेस है, उसकी जो लेंथ है वो 10 और 20 दी है, उसकी हाइट जो है 40 दी है। अब एक बार मैंने इसको ऐसे रखा जैसे दिख रहा है, और एक बार इसी को मैंने कुछ ऐसे रख दिया, कुछ ऐसे रख दिया, इसको रोटेट करके कुछ ऐसे रख दिया। तो ये हाइट लेंथ कितनी थी, 40 थी, कितनी थी, 40 थी। ये कितना था, 10 था, ये कितना था, 20 था। तो एक बार ये 20 है, ये 10 है। हाँ, आप 10 और 40 पे भी रख सकते हैं। मैंने एग्जांपल ऐसे लिया है कि 20 वाली बेस नीचे आ रही है, 10 ऊपर जा रही है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पलटा है, ना कि ऐसे, ठीक है। अब जब ये ऐसे खड़ी है तब कितना फोर्स लगाएगी, और जब ऐसे खड़ी है तब कितना फोर्स लगाएगी। मान लेते हैं ये इस समय फोर्स लगा रही है P1, इस समय फोर्स लगा रही है P2, अलग अलग नाम दे दिया हमने। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इसमें कितना P1 लग रहा है और इसमें कितना P2 लग रहा है। निकल जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल है। आप लोग को न्यूमेरिकल से डर लगता है, क्यों, क्योंकि आप लोग उसको ऐसे उसको अच्छे से लेते ही नहीं है, मतलब उसको अच्छे से देखते ही नहीं है, उससे लगाव ही नहीं करते हैं। तो न्यूमेरिकल बेचारा कहेगा जब मुझसे कोई लगाव ही नहीं करता है तो फिर मैं क्यों किसी के पास जाऊं। तो इसको जितना आप लगाव करेंगे, जितना इससे आप जुड़ेंगे उतना ये आपसे जुड़ेगा, ठीक है। तो इससे जुड़ना शुरू कर दीजिए। इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सिर्फ सिंपली आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला का यूज करना है। आप
अब आप इसको निकालने लेंगे, मैं इसका मास दे देता हूँ, मास है इसका मास मैं आपको दे देता हूँ। मास इसका जो है आपका वो है आपका 20 kg, 20 नहीं 10 kg ले लेते हैं। मास हम लोग ले लेते हैं 5 kg, कितना 5 kg, 5 kg ले ले, 5 kg ले लेते हैं। कैलकुलेशन करनी है बेसिकली, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने एज एक एग्जांपल लिया है, इसका मैंने ये वैल्यू सेट की है और ये आपको करना है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके लिए फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg, यही तो होता है, mg होता है। m आपका गिवन है 5, g आपका होता है 9.8। तो अगर मैं यहां से फोर्स निकालूं तो mg दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9.8, ये कितना आ जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। 49, कितना आएगा 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। अब मुझे ये बताइए, ध्यान सुनिएगा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो फोर्स लग रहा है इस केस में और इस केस में सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा। इस केस में जब ये खड़ा है, जब ये लेट गया, तब दोनों केस में फोर्स सेम लगता है या अलग अलग लगता है? क्या इस केस में इसका मास 5 kg है, तो क्या मैंने इसको जब ऐसे लेटा दिया, इसको मैंने ऐसे पलट के ऐसे कर दिया, तो अभी ये ऐसे खड़ा था, अब ये ऐसे लेट गया, तो इस पोजीशन में आते वक्त क्या इसका मास में कोई चेंजेस हुआ? क्या बॉक्स का मास निकल गया? नहीं ना। जब मास उसका नहीं चेंज होगा, फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा? फोर्स इसका क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी 9.8 ही रहने वाली है। जब ग्रेविटी नहीं बदल रही है, मास भी नहीं बदल रहा है, तो फोर्स दोनों में बदलेगा नहीं। यानी जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया, ये दोनों कंडीशन के लिए वही रहेगा। अब क्या करना है आपको, वेरी क्या कर रहा है, इसकी एरिया वेरी कर रही है दोनों में, तो दोनों में एरिया फाइंड करनी है और फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, प्रेशर आपका निकल जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है, बहुत इजी है, बस आपको देखने में टफ लगता है न्यूमेरिकल, बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपने फोर्स निकाल लिया, अब आप निकाल लें एरिया। अब एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अब इसकी एरिया निकालते हैं, इसकी एरिया मान लेते हैं A1 है, तो ये अभी ये इस बेस पे खड़ा है, अभी तो ये इस बेस पे खड़ा है, यानी ये जो बेस है आपकी, इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, एरिया कैसे निकलती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे सबने पढ़ा है ना एरिया का फॉर्मूला, तो बोलो 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, ये आ गया 200। अभी मान लेते हैं ये आपका सेंटीमीटर, ये मीटर मान लेते हैं, ठीक है, मीटर मान लेते हैं, तो ये आ गया आपका 200 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है आपको? हाँ। अब देखते हैं A2 निकालते हैं। अब A2 में ये वाली एरिया है ना, देखिएगा A2 में ये नीचे वाली एरिया है। आपकी जो ये नीचे वाली एरिया है, इसकी लेंथ जो है 40 है, ब्रेथ जो है 20 है। लेंथ ब्रेथ कितनी है, 20 इंटू 40, ये कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ, तुम्हें प्रेशर निकालना है, फोर्स हमने निकाल के दिखा दिया, कहाँ, ये आ गया तुम्हारा फोर्स तुम्हारा आया 49 न्यूटन। कैसे निकला, मास इनटू ग्रेविटी। मास तुम्हारा दे रखा था 5 kg, ग्रेविटी तुमको पता है 9.8 होती है। तुमने फोर्स निकालना भी सीख लिया, एरिया निकालना भी सीख लिया। कैसे, जिस एरिया पे खड़े रहते हैं, जिस एरिया पे खड़े रहते हैं उसी एरिया निकालते हैं। इसकी पूरी एरिया नहीं निकालनी है, जिस एरिया पे बॉक्स खड़ा है। अभी देखो, अगर ये ऐसे खड़ा रहता, हम इसकी ये वाली एरिया निकालते। कौन सी, ये वाली। अगर ये ऐसे रहता, हम इसकी ये वाली एरिया निकालते हैं। तो जिस एरिया पे लेट डाउन है, जिस एरिया पे खड़े हैं, वही वाली एरिया हमको निकालनी है। अभी ये ऐसे खड़ा था, तो इसकी नीचे वाली एरिया हमने निकाली। ये ऐसे खड़ा था, इसकी हमने नीचे वाली एरिया निकाली। तो जिस पे लेट डाउन होता है उसी की एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकलती है। एरिया निकालना भी आपने सीख लिया। तो आपने फोर्स निकालना और एरिया निकालना दोनों सीख लिया। तो क्या प्रेशर निकालने में आपको दिक्कत आएगी? अगर मैं P1 निकालूं तो F/A1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मैं यहां से देखूं, फोर्स है 49, एरिया आई है 200। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 2 4.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका P1। अब यहां पर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2
5 पास्कल। दोनों आप लिखेंगे, दोनों सही है, ठीक है। तो प्रेशर P1 निकाल लिया आपने। अब अगर आपको P2 निकालना है, क्या निकालना है? P2 निकालना है। P2 के लिए आप लगा दीजिए F/A2, F/A2। फोर्स तो दोनों केस में सही रहेगा, क्यों? मैंने बता दिया है। A2 800 मीटर है, मीटर नहीं मीटर स्क्वायर है, तो 49/8, 49/8 ये किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका आएगा 5 के अप्रॉक्स 0.6 पास्कल के अप्रॉक्स आएगा। अब इसकी जगह पे आप 0.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर आपके सही है। यूनिट का ध्यान रखना है, यहां पर मैंने मीटर दे रखा था इसलिए मीटर स्क्वायर में आया, इसलिए मीटर स्क्वायर में। अगर मैं यहां पर सेंटीमीटर में देता, ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पर सेंटीमीटर होता, जैसे मान लीजिए मैंने डायमेंशन कुछ ऐसे दे दिए 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो करना क्या रहता? सभी क्वांटिटी को हम लोग हमेशा किसी भी फॉर्मूले में जब भी पुट करते हैं तो एसआई यूनिट में पुट करते हैं। कहीं पर लिख लो, कहीं पर लिख लो, जब भी किसी फॉर्मूले के अंदर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो एसआई वैल्यू में पुट करते हैं। तो जिस एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो अभी के लिए मीटर स्क्वायर आ रहा था, यानी डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी 200 800। बट अगर ये रहता तो यहां पर अगर हम 40 × 20 करते हैं तो ये आता 800, बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, ध्यान दीजिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर एसआई यूनिट नहीं है एरिया की, तो आपको इसको बदलना पड़ता मीटर स्क्वायर में। किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। किससे? 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से आपका क्या कितना आता? 0.08 मीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करते हैं, इस वैल्यू को आप यहां ले जाकर पुट करते हैं यहां पर, यानी कि जो ये आपका है 0.08 मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे आप यहां पर ले लिया डायरेक्ट आपने 800। क्यों? क्योंकि यहां पर मीटर स्क्वायर पहले से था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ले लिया। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता तो हमको ये वैल्यू लेनी पड़ती। ये बात लिखिएगा, कहीं लिख लीजिए, इसको बार बार देखिए, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक होती है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि हम लोग डाटा की यूनिट नहीं देखते हैं। तो यूनिट के बिना अगर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल गलत होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी फॉर्मूले के अंदर एसआई यूनिट में वैल्यू पुट करते हैं। जब एसआई यूनिट में वैल्यू पुट करते हैं तो अगर हमने मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया तो गलत वैल्यू देगा हमको, तो आंसर गलत आएगा आपका। फिर आप कहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हो रहे हमारे। क्यों? क्योंकि आप बेसिक रूल्स को ही इनवैलिड कर दे रहे हैं, पहले ही भूल जा रहे हैं, उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका न्यूमेरिकल कहां सॉल्व होगा? तो पहली बात तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सेकंड स्टेप आपको गिवन पता होना चाहिए। वैल्यू पुट करते समय क्या ध्यान देना है? एसआई यूनिट्स का ध्यान देना है। फिर आंसर में आपको यूनिट भी लिख के आना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पर प्रेशर कितना है? 0.6 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल में भी हम इसको लिख सकते हैं। P1 हमारा है इतना। सेम बॉडी अलग अलग प्रेशर दे रही है। एक जगह यही बॉडी इतना प्रेशर दे रही है, एक जगह यही बॉडी इतना प्रेशर दे रही है। अब यहां पर एरिया बढ़ गई, ध्यान देखिएगा, यहां पर एरिया आपका ये आएगा 0.06। कैसे पता चला? मैं बता रहा हूं आपको। ये सॉल्व करेंगे, वैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या पता कुछ डिफर करे, मैंने ऐसे एज्यूम करके लिखा है वैल्यूज, तो वैल्यूज पे मत जाना, लेकिन यहाँ पर मैंने एक जीरो और क्यों बढ़ा दिया बता रहा हूँ आपको। ये आया 0.2, 0.6 क्यों नहीं आना चाहिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी एरिया थी कम, जब एरिया रहती है कम तो प्रेशर लगता है ज्यादा, जब एरिया रहती है कम तो प्रेशर लगता है ज्यादा, इसलिए वैल्यू थी 0.2। और यहाँ पर एरिया थी 800, कितनी थी? 800। जब एरिया होती है ज्यादा तो प्रेशर लगता है कम, तो ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। तो 0.6 आएगा तो 0.2 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए 0.2 से कम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिखा 0.06। तो यहाँ पर एरिया ज्यादा थी तो प्रेशर की वैल्यू कम आई, और यहाँ पर एरिया आपकी क्या थी? कम थी, इसलिए प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आई। तो आपने देखा कि जो ये आपने भी सीखा इस फॉर्मूले से, वो यहाँ पर अप्लाई होता हुआ हमें आंखों से दिख रहा है कि सेम बॉडी फोर्स तो सेम लगा रही है बट प्रेशर अलग अलग दे रही है। सेम बॉडी, बोलिए, सेम बॉडी फोर्स तो सेम अप्लाई कर रही है बट प्रेशर अलग अलग दे रही है।
तो जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। एरिया के डिफरेंट होने के कारण प्रेशर डिफरेंट होता है, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और कुछ ज्यादा सीखना ही नहीं है। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, थ्रस्ट की न्यूटन, प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, उस समय प्रेशर निकालना अगर बोला तो आपको फोर्स निकालना है, एरिया निकालना है। फोर्स को इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मास दिया होगा mg से फोर्स निकाल लेंगे। एरिया आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, या फिर सर्कल दिया, मान लो कोई सर्कल ऐसे दिया है, सर्कल के एरिया आपको पता होनी चाहिए। कोई स्क्वायर रखा है, स्क्वायर के एरिया, कोई मान लो ट्रायंगल शेप, अगर मैं ऐसे एक ऐसा ही इसकी जगह पे एक ऐसा शेप दे दूं, कैसा, ऐसे एज्यूम करिए कि मैंने कुछ ऐसा शेप कर दिया। अब ये ट्रायंगुलर फेस की एरिया इस पे है, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल की एरिया निकालूंगा। ये मान लीजिए सर्कल है, अगर ये खड़ा है मैं सर्कुलर फेस की एरिया निकालूंगा। तो अलग अलग शेप की एरिया कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेस था, मैंने रेक्टेंगुलर की एरिया लगा दी। तो बस एरिया फोर्स कैलकुलेट करना आपको आता है, तो प्रेशर निकालने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया कर देंगे, प्रेशर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो इससे ज्यादा आपको सीखना भी नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया होगा तो मौज कीजिए और अपने आप को कहिए कि आपने थ्रस्ट एंड प्रेशर सीख लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको राधे राधे, हरे कृष्णा।